जब तक सही नहीं बताओगे। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। और हमारा पिछला वीडियो आपको कैसा लगा? अब हम आज एक नए वीडियो को लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं कि हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी पे, एनसीईआरटी के यूनिट फर्स्ट पे। तो पॉलिटी सेक्शन को रखा है हम लोगों ने। तो लोकतांत्रिकी राजनीति भाग 2 क्लास 10th की पाठ पुस्तक है। हम लोग इसके चैप्टर 5 पे थे और चैप्टर 5 के भी हम पहले पार्ट पे चर्चा कर चुके हैं। हम देख रहे हैं कि एनसीईआरटी क्यों महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे अगर आप यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस दे रहे हैं और जैसे प्री कम मेंस में आपको ये फ़ायदा करेगी। साथ ही अगर आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ भी आपके जो जीएस के क्वेश्चन बनते हैं कोर कॉन्सेप्ट या कुछ फैक्ट से जो एनसीईआरटी में हैं वो आपको फ़ायदा करेंगे। साथ ही आप देखेंगे कि अगर आपका यूपीएससी में यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस, जीएस के जो मेंस का पेपर 2 है, आपका ये सिलेबस कहीं ना कहीं एनसीईआरटी के आसपास घूम रहा है कुछ चीज़ों को छोड़कर। अगर आप 6 to 12 कंप्लीट करते हैं एनसीईआरटी, हमारे वीडियोस देखते हैं, नहीं देखते हैं तो आप एनसीईआरटी से पढ़िए और आप देखेंगे कि आपका जीएस का जो सिलेबस है नियर अबाउट कवर दिखाई पड़ेगा, क्योंकि आपका सभी हिस्सा लगभग कवर हो जाता है। और आप अगर एनसीईआरटी की आप देखेंगे पॉलिटी सेक्शन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं 6 to 12, तो आप देखेंगे जीएस के फर्स्ट पेपर में आपको सोसाइटी, सोशल इशूज़ में फ़ायदा करेगा। और आप देखेंगे कि सोशल जस्टिस के साथ सोशल जस्टिस, ई गवर्नेंस, आप इन सभी हिस्सों को कवर करेंगे। तो अभी हम इस पर चर्चा करेंगे। तो हम जब बात कर रहे थे चैप्टर 5 पे, आप देखेंगे जनसंघर्ष। तो हमने आपको बताया था किसी भी लोकतंत्र में बिना जनसंघर्ष के लोकतंत्र का विकास नहीं हो सकता। आप देखेंगे भारत में क्या हुआ, अपने बेसिक शासन काल में लोकतंत्र की कुछ जड़ें थी, लेकिन आंदोलन के तहत अपने बेसिक शासन की हम लोगों ने स्वतंत्रता प्राप्त की। इसके बाद एक लोकतंत्र स्थापित करते हैं जो एक क्या है, प्रौढ़। आप देखेंगे जो धीरे धीरे डेवलपमेंट की हुआ, जैसे जैसे संघर्ष बढ़ते गए, मास कम्युनिकेशन, सिविल सोसाइटी का रोल बढ़ता गया, जनसंघर्ष हुए, कॉन्फ्लिक्ट हुए तो मास लेवल पे, तो लोकतंत्र में विकास की भागीदारी जनता की धीरे धीरे बढ़ने लगी। आप अगर पिछले 25 सालों अगर स्वतंत्रता से आज तक आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोकतंत्र का विकास हुआ, तो आप देखेंगे। तो हम लोग इसके पार्ट 2 पे हैं। तो हम बात कर रहे थे यूनिट 3 पे। तो आप देखेंगे जनसंघर्ष और आंदोलन। तो बात ये है भारत की उद्देशिका। आप इसे जो है एकदम घोट के पी जाइए, जैसे पीते हैं अगर आप ब्रेन बूस्टर, अगर ब्रेन कोई टॉनिक लेते हैं, उसी तरीके से इसे भी घोट जाएं, आपको फ़ायदा करेगी। तो हम बात कर रहे थे कि एनसीईआरटी में तो आप देखेंगे अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर आप नेट दे रहे हैं और पीजीटी दे रहे हैं, तब भी आपको ये वीडियोस फ़ायदा करेंगे। आप देखेंगे अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, आईआर जो है और आईजीपी, सोशल इशूज़ पे कैसे सरकारें काम करती हैं, ई गवर्नेंस कैसे चलता है, कैसे शासन व्यवस्था चलती है, कैसे प्रशासनिक व्यवस्था चलती है, कहीं ना कहीं आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एप्लीकेशन का रोल बढ़ जाएगा। साथ ही आप अन्य चीज़ों को समझ सकेंगे और साथ ही आप बहुत सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं जीएस के 4th पेपर में एप्लीकेशन कर सकेंगे, क्योंकि यही सबसे मिलकर नियर अबाउट आपको कुछ थ्योरी, कुछ थॉट के साथ कुछ चीज़ें और एप्लीकेशन करना, कुछ लीगल राइट्स, कुछ लीगल अधिनियम हैं, आप उनको कानूनों को चर्चा करेंगे। एआरसी की रिपोर्ट है जीएस 4th पेपर में, कुछ थॉट हैं, कुछ थिंकर है, कुछ फिलॉसफी है, कुछ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और कुछ पॉलिटिकल साइंस है और कुछ आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ों को जोड़कर बना हुआ है। तो इसके साथ ही हम बात कर रहे हैं चैप्टर 5, तो जनसंघर्ष और आंदोलन। तो हमने आपको बताया था लोकतंत्र में आप देखेंगे लोकतंत्र इस पे लोकतंत्र का विकास बात करेंगे, इस पे होगा जनसंघर्ष के द्वारा होता है हमेशा। किसी भी मुद्दे को लेकर आप देख सकते हैं कि बिना जनसंघर्ष के लोकतंत्र का विकास नहीं है। तो आप स्वयं से देख सकते हैं आपको क्या है, जब किसी चीज़ को प्राप्त करने की जिज्ञासा होती है तो आप उसके लिए क्या करेंगे, संघर्ष करेंगे। हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में, अगर आप यूपीएससी, सीएससी निकालना चाहते हैं तो आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक है। यूपीएससी के साथ उसके बनाए क्वेश्चनों के साथ आपको क्या है, माथापच्ची करनी पड़ेगी कि कैसे सॉल्व होगा, कैसे करना है, कैसे लिखना है, आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। कुछ इसी तरीके से क्या है, आम जीवन में लोगों के साथ जन संघर्ष है। जब लोग जन संघर्ष को जानेंगे कि लोकतंत्र क्या है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जिससे लोकतंत्र का विकास हो सके, तभी जनसंघर्ष होगा और लोकतंत्र में विकास होगा।
तो अभी हम बता दें कि भारत अभी लोकतंत्र की प्रौढ़ावस्था में है। धीरे धीरे हम विकासशील से विकास जो है डेवलप कंट्री की ओर बढ़ रहे हैं। उसी तरीके से हमारा लोकतंत्र भी जो है विकासशील से विकसित की ओर हो रहा है। तो आप देखेंगे अभी हम लोग प्रौढ़ावस्था से युवावस्था में पहुंच चुके हैं, कह सकते हैं। अभी हमारा लोकतंत्र युवावस्था का, दुनिया की सबसे ज़्यादा युवा पीढ़ी भारत में पाई जाती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आप याद रखिए कि अगर आपके पास कुछ नहीं है तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हम देखेंगे लोकतंत्र और जनसंघर्ष की बात, तो हमने बताया था, 2 उदाहरण आपको दिए थे लोकतंत्र और जनसंघर्ष की कहानी के साथ। आपको एक बोल्बिया की कहानी सुनाई थी और एक नेपाल की कहानी सुनाई थी। आप देख सकते हैं नेपाल में हम इसके आगे भी चर्चा करेंगे कि नेपाल में चले आंदोलन का लक्ष्य था लोकतंत्र को स्थापित करना। ठीक, वहाँ लोकतंत्र नहीं था क्योंकि क्या था, 19 में लोकतंत्र स्थापित किया गया, 2000 में 2006 में फिर से वहाँ जो है लोकतांत्रिक सरकार को क्या है अपदस्थ कर देते हैं। इसके बाद वहाँ फिर से धीरे धीरे क्या है, एक जनमास स्थापित होता है, संघर्ष होता है, फिर से लोकतंत्र स्थापित होता है। सेम आप देखेंगे बोल्बिया में एक लोकतंत्र था, लेकिन वहाँ क्या हुआ, पानी युद्ध या वाटर टैक्स को लेकर जो है जल युद्ध होता है। तो आप देखेंगे एक जनसंघर्ष के द्वारा निर्वाचित और लोकतांत्रिक सरकार को जनता की मांग मानने के लिए बाध्य किया गया। और ये बाध्य किसने किया, जनसंघर्ष से, आम लोगों ने, क्योंकि लोकतंत्र कहीं का भी हो वो आम लोगों से बना होता है। आप देखेंगे बोल्बिया का जनसंघर्ष सरकार की एक विशेष नीति के खिलाफ था, क्योंकि हमने आपको बताया था कि वाटर टैक्स इतने बढ़ा दिए गए थे क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में दे दिया गया था। तो इसी को लेकर वहाँ जो है 4 गुना उसकी दरें बढ़ा दी गई थी, इसीलिए वहाँ जनसंघर्ष होता है। हम बात करेंगे नेपाल में चले आंदोलन से यह तय हुआ कि देश की राजनीति की नींव क्या होगी। तो आप देखेंगे वहाँ के लोगों ने ये स्वयं तय किया कि हमारे देश में लोकतंत्र होगा, कौन सी व्यवस्था होगी। तो वहाँ के देशों के लोगों ने स्वयं ये तय किया, क्योंकि 7 अलायंस और माओवादी उनके क्या थे, पार्टी के प्रमुख थे। वो जनता का क्या कहते हैं, लीडरशिप कर रहे थे, लीडिंग कर रहे थे, और उन्हीं के साथ जनता की राय भी ले रहे थे। लोकतंत्र में ये होना जरूरी है। ये दोनों ही जनसंघर्ष देखेंगे कि सफल है, लेकिन इसके प्रभाव के चलते अलग अलग थे। आप देखेंगे ये 2 कथाएं आप देखेंगे राजनीतिक संघर्ष का उदाहरण है, अगर हम बात करें, जो लोकतंत्र के अतीत और भविष्य के लिए प्रासंगिक हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये 2 कथाएं थीं। कथा मतवादी, इनसे बहुत सारी चीज़ें आपको समझने में, लोकतंत्र को समझ में आएगा। तीसरी लहर, 7 अलायंस, ये वर्ड आप अपने लोकतंत्र में जब लिखेंगे तो आप इन चीज़ों को लिखें, कैसे काम होते हैं। तो लोकतंत्र में 3rd अलायंस की क्या भूमिका होती है, आप तीसरी लहर की क्या भूमिका होती है, 3rd वेव क्या होती है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में चल रही है, डेमोक्रेसी में एक 3rd वेव वर्ड आया, तो इसकी क्या प्रासंगिकता है, आप इसे दिखा सकते हैं। तो जो लोकतंत्र के अतीत और भविष्य के लिए प्रासंगिक हैं। हम बात करेंगे जन समर्थन की, जो है सार्वजनिक अभिव्यक्ति ने विवाद को उस परिणाम तक पहुंचाया, क्योंकि बिना जन समर्थन के कोई भी सार्वजनिक अभिव्यक्ति आप नहीं कर पाएंगे। किसी भी देश में अगर लोकतंत्र नहीं होगा तो वहाँ सार्वजनिक अभिव्यक्ति करने का आपको मौका नहीं दिया जाएगा। आप चाइना का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो जन समर्थन को सार्वजनिक अभिव्यक्ति के लिए लोकतंत्र चाहिए, और लोकतंत्र में आप क्या करेंगे, सार्वजनिक अभिव्यक्ति कर सकते हैं जन समर्थन के साथ। हम बात करेंगे संगठनों की भूमिका यहाँ निर्णायक रही है। पूरे विश्व में लोकतंत्र का विकास ऐसे ही हुआ है। आपको बता दें, अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो देखेंगे कि लोकतंत्र का जनसंघर्ष के जरिए विकास होता है। तो पहले पॉइंट में लोकतंत्र का अगर हम बात करें कि लोकतंत्र के विकास के लिए कौन कौन से चीज़ें ज़रूरी हैं, हम बात कर सकते हैं कि लोकतंत्र के विकास के लिए मुख्य तत्व या मुख्य पहलू कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो पहले पॉइंट के रूप में आप देख सकते हैं कि लोकतंत्र का जन संघर्ष के जरिए विकास होता है। पहला पॉइंट आप याद रखिए, ऐसे आप कोई पॉइंट ऑफ व्यू से या मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसे नोट डाउन करें। आप बात करें, यह भी संभव है कि कुछ महत्वपूर्ण फैसले आम सहमति से हो जाएं, यह भी ठीक। तो यह पॉइंट आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण फैसले आम सहमति से लिए जाते हैं। ऐसे फैसलों के पीछे किसी तरीके का संघर्ष ना हो, फिर इसे अपवाद ही कहा जाएगा। ठीक है, अगर आम सहमति से कोई फैसला ले लिया जाए। हम बात करें बहुत सारे ऐसे मुद्दे, जैसे जब भी भारत पर क्या होता है, कोई विदेश नीति पर कोई डिसीजन लेना होता है, तो सभी पार्टियां क्या होती हैं, आम सहमति देती हैं कि ये देश हित का मुद्दा है। क्योंकि विदेश नीति के तहत कोई भी आप देखें, चाहे पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो, चाहे चाइना के साथ बार हो, चाहे पड़ोसी देशों के साथ कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो, तो सभी पार्टियां एक सहमति हो जाती हैं, अगर कोई पार्टी इंटरनल रूप से वहाँ की राजनीति से ना जुड़ी हुई हो। हम बात करेंगे, आप देखेंगे इसके साथ ही कि
लोकतंत्र की निर्णायक घड़ी अमूमन वही होती है जब सत्ताधारियों और सत्ता के में हिस्सेदारी चाहने वालों के बीच संघर्ष होता है। तो आप देख, पहला पॉइंट है जब सत्ताधारियों और सत्ता में हिस्सेदारी चाहने के बीच संघर्ष होता है। तो लोकतंत्र में निर्णायक घड़ी कब आएगी? तो जब सत्ताधारी और सत्ता में हिस्सेदारी के बीच एक संघर्ष होगा तो बदलाव की स्थिति आएगी। तो लोकतंत्र में क्या है, चेंजेस होना जरूरी है। आप देखेंगे सरकारों, अगर कोई सरकार लोकतंत्र में लगातार चल रही है तो वो लोकतंत्र के लिए हमेशा खतरा है। आप देख सकते हैं ऐसी बहुत सारी जगहों पे ऐसी चीज़ें घटित हो, चाहे लीबिया हो, चाहे सीरिया हो, चाहे अन्य कंट्रीज हो, इराक हो, चाहे ईरान हो, बहुत सारी जगह ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं। आप देखेंगे ऐसी घड़ी तब आती है जब कोई देश लोकतंत्र की ओर कदम बढ़ा रहा हो। ठीक, देख सकते हैं जब संघर्ष होगा, लोकतंत्र की ओर कदम बढ़ेंगे तो संघर्ष होना स्वाभाविक है। उस देश का लोकतंत्र का विस्तार हो रहा हो तो आप पॉइंट लिख सकते हैं, संघर्ष तभी होगा जब कोई देश लोकतंत्र की ओर कदम बढ़ा रहा होगा तो उसका जन संघर्ष होना अनिवार्य है। उस देश के लोकतंत्र का विस्तार हो रहा हो तो उस लोकतंत्र के विस्तार में जन संघर्ष का होना अनिवार्य है या प्राथमिक है, कह सकते हैं। वहाँ लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होने की प्रक्रिया में हो तो आप देखेंगे या तो वहाँ की लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होने की प्रक्रिया में संघर्ष हो रहा होगा, लोग क्या है अपने अधिकारों के बारे में जानेंगे, लोकतंत्र के बारे में जानेंगे, तो धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि वहाँ की लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होने लगेंगी, लोग अपने अधिकारों को जानने लगेंगे। जैसे हम बात करें कि जब आपकी सारी सरकार आपके लिए क्या क्या पॉलिसीज़ बनाए, क्या क्या कानून बनाए, क्या क्या वेलफेयर स्टेट के रूप में आपको बेनिफिट दिए जा रहे हैं, अगर आपको ये जानकारी है तो आप अपने ज़िले में अपने नेता से मांग कर सकते हैं। हो सकता है वो चुपचाप जो है पेपरों में वर्क कर रहे हो सकता है प्रशासनिक अधिकारी से मांग कर सकते हैं, हो सकता है वहाँ भी ये चीज़ें। तो यही लोकतंत्र के आधार होते हैं, इन चीज़ों को आप जानिए समझिए। हम बात करेंगे लोकतांत्रिक संघर्ष का समाधान जनता की व्यापक लामबंदी के जरिए होता है। तो हम देखेंगे लोकतांत्रिक संघर्ष का जो समाधान है वो जनता की व्यापक लामबंदी के जरिए होता है। तो आप देखेंगे बिना जो जनसंघर्ष होगा लोकतंत्र के लिए, वहाँ जनता का जो है जनता का अनिवार्य होना या जनता के द्वारा जनसंघर्ष होना अनिवार्य हिस्सा है। संभव है कि कभी कभी संघर्ष का समाधान मौजूदा संस्थाओं के मसलन संसद अथवा न्यायपालिका के जरिए हो जाए कि जनसंघर्ष की स्थिति ना आए। हो सकता है कि आपके जन नेता वो भी जनसंघर्ष का ही हिस्सा हैं। अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि मौजूदा मतलब संसद में बैठे आपके प्रतिनिधि कोई सरकार कोई ऐसी पॉलिसी बनाए जिसपे लग जाए सांसद आपके प्रतिनिधि को चुने हुए कि अभी इसमें कुछ कमियां हैं या इस एरिया के लोगों को छूट गए हैं, तो वो स्वयं उससे अवगत करा सकते हैं, जिससे क्या है जन संघर्ष की स्थिति ना आए। हो सकता है न्यायपालिका ही उस पर क्या करे, न्यायपालिका मुद्दा चला जाए, कोई पार्टी उसको लेकर न्यायपालिका की शरण ले ले तो क्या होगा कि वो जन संघर्ष से बच जाए और मौजूदा जो है समस्या का हल हो जाए। लेकिन विवाद ज़्यादा होना गहन होता है। तो आप देखेंगे लोकतंत्र में जब ऐसी स्थिति आती है तो किसी भी चीज़ का विवाद होना एक अहम मुद्दा है कि उसमें विवाद क्या है। स्वयं क्या देखेंगे, स्वयं उस विवाद का हिस्सा बन जाती हैं संस्थाएं, कोई भी संस्था हो। ऐसे में समाधान इन संस्थाओं के जरिए नहीं बल्कि बाहर यानी जनता के माध्यम से होता है। यहाँ संस्थाओं के रूप में आप देखेंगे गवर्नमेंटल, जैसे न्यायपालिका कह सकते हैं, संसद, ये भी क्या है संस्थाएं हैं। दूसरा सिविल सोसाइटी की जो संस्थाएं होती हैं जैसे एनजीओज हुए, सिविल सोसाइटी पे आप देख सकते हैं, जानते हैं नागरिक समाज क्या है, तो नागरिक समाज की जो संस्थाएं हैं उनसे लेकर जो संस्थाएं वो भी इसमें जुड़ जाएंगी और इनका माध्यम होता है। हम बात करेंगे ऐसे संघर्ष और लामबंदियों के आधार पर राजनीतिक संगठन होते हैं। तो इन्हीं देखें जो संघर्ष हैं, जो लामबंदी होते हैं, इन्हीं के आधार पर एक राजनीतिक संगठन बनते हैं होते हैं। लेकिन जनता की स्वतः स्फूर्त सार्वजनिक भागीदारी संगठित राजनीति के जरिए कारगर हो पाती है। तो आप देखेंगे लोकतंत्र वहीं सक्सेस है जहां जनता स्वयं या स्वतः स्फूर्त सेल्फ इंस्टीट्यूशन से उसे अपनी भागीदारी महसूस करे। तो आप देखेंगे आज अमेरिका के लोग क्या है, उनका एक सेल्फ इंस्टीट्यूशन है, वो किसी भी अपने देश के मुद्दों के साथ साथ अपनी सरकार से दूसरे देशों के मुद्दों को भी रखती है, बात करती है। तो यही सेल्फ इंस्टीट्यूशन है। आप जितनी जल्दी लिटरेसी रेट बढ़ेगी भारत में, लोगों को क्या होगा, लोग जानकारियाँ बढ़ेंगी और अपनी जानकारी के साथ अपनी बात रखेंगे, अपने अधिकारों की मांग करेंगे। सार्वजनिक भागीदारी संगठित राजनीति के जरिए कारगर हो पाती है। हम बात करेंगे संगठित राजनीति
के माध्यम हो सकते हैं, कई माध्यम हो सकते हैं संगठित राजनीति के, और ऐसे माध्यमों में राजनीतिक दल आएंगे। जो माध्यमों की बात होगी तो पहली बात होगी राजनीतिक दल, दूसरा दबाव समूह। दबाव समूह भी कई तरीके के होते हैं, राजनीतिक दल कई तरीके के होते हैं, और आप देखेंगे जो है आंदोलनकारी समूह भी होते हैं। आप देखेंगे कुछ आंदोलनकारी समूह होते हैं, कुछ आप देखेंगे सिविल सोसाइटी दबाव समूह का हिस्सा होती है। सिविल सोसाइटी, तो सिविल सोसाइटी दबाव समूह में इम्प्लीसिट कर सकते हैं, अलग से आप इसका जो है बात कर सकते हैं, आपको लगे कि नहीं तो देख सकेंगे। हम बात करेंगे, देखिए आप बुझो और पहले आ गए आपसे सवाल पूछने, तो देखेंगे कि आप यह बताना चाहते हैं कि हड़ताल, धरना प्रदर्शन, ठीक, आप इन्हें याद रखिएगा, बंद जैसी चीज़ें अच्छी हैं। मैं यह सोच सकता हूं कि ये सिर्फ क्या है हमारे देश में होते हैं, क्योंकि अभी भी हमारा देश लोकतंत्र के लिहाज में परिपक्व नहीं है। क्यों? हमने आपको बताया था कि अभी हम विकासशील अवस्था में है, तो हमारा लोकतंत्र भी विकासशील अवस्था में है या युवावस्था में है, हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही आप देखेंगे आपको क्या पूछे गए हैं कि आपको हड़ताल, धरना प्रदर्शन, बंद जैसी चीज़ें अच्छी होती हैं, ये लोकतंत्र के में ये चीज़ें होना अच्छी हैं। अगर ये चीज़ें आपसे पूछा जाए कि क्या आप इस मत से सहमत हैं कि भारतीय लोकतंत्र या किसी भी लोकतंत्र में हड़ताल, धरना प्रदर्शन, बंद जैसी चीज़ें लोकतंत्र का हिस्सा हैं और उन्हें लोकतंत्र क्या है, सरकार को अधिकार देना चाहिए वो इन बातों को अपनी मांग मनवा सकें। तो ऐसी बात क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि क्या आप इस मत से सहमत है कि किसी भी लोकतंत्र में हड़ताल, धरना प्रदर्शन, बंद जैसी चीज़ें लोकतंत्र के लिए अच्छी हैं? आप चर्चा कीजिए। क्वेश्चन आपसे सीधे सीधे है, जो बूझो पूछ रहा है सीधे। अब बात करेंगे, पहली आपसे कह रही है कि इसका मतलब यह हुआ कि पक्ष ने ज़्यादा संख्या में लोग जुटा लिए तो अपना चाहा हुआ सब कुछ हासिल कर लेगा। तो आप देखेंगे पक्ष और विपक्ष, जब तक रूलिंग सरकार आप देखेंगे किसी भी मुद्दे को लेकर अगर पक्ष और विपक्ष अगर मुद्दा जुटा भी लेती है तो क्या है वो, आप ऐसा नहीं है कि संसद में जो कानून बनाया विपक्ष ने कोई ऐसा कानून, सरकार ने कोई ऐसा कानून बनाया जिस पे विपक्ष ने आम लोगों को मास लेवल पर जुटा लिया। तो अगर उसमें कुछ ऐसी खामियां होंगी तो तभी ऐसी बात होगी, नहीं तो क्या है, कोई सरकार अगर बनी हुई है तो उसे भी जनता ने क्या समर्थन दिया हुआ। तो इतना आसान नहीं है। हम माने कि लोकतंत्र का मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, कहीं ना कहीं ये भीड़ तंत्र की ओर इशारा करते हैं, अरिस्टोक्रेसी के रूप में। आप देखेंगे लोकतंत्र, क्या आप इस मत से सहमत हैं कि लोकतंत्र का मतलब भीड़ तंत्र? क्वेश्चन पहली इस संदर्भ में आपसे पूछ रही है। आप यहाँ इसका जवाब इस संदर्भ में सोच सकते हैं कि लोकतंत्र, हम दुनिया में अनेक देशों में आज क्या है लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन लोकतंत्र में जन भागीदारी के साथ ये कहा जा सकता है कि लोकतंत्र लोकतंत्र को भीड़ तंत्र कहा जा सकता है। आप चर्चा कीजिए, इस संदर्भ में समझ सकते हैं। हम अगर इंडिया के संदर्भ में बात करें, कुछ जनसंघर्ष के रूप में आप देखेंगे 1984 में कर्नाटक सरकार ने क्या हुआ, कर्नाटक के पलवुड लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई और इस कंपनी में लगभग 30,000 हेक्टेयर ज़मीन 40 सालों के लिए मुफ्त दे दी। तो ये क्या हुआ, अधिकांश ज़मीन का इस्तेमाल किसान अपने पशुओं के चरागार के रूप में करते थे। कंपनी ने इस ज़मीन पर यूकेलिप्टस के पेड़ लगाने शुरू किए और पेड़ों का इस्तेमाल कागज़ बनाने, लुगदी बनाने के लिए किया जाना था। और 87 में ऐसी ही एक घटना और आती है, तो आप देखेंगे एक आंदोलन शुरू हुआ। पहले तो आप इसको याद रखें कि पलवुड कहाँ है, कर्नाटक, ये किसी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो आपको यहाँ कौन सी इंडस्ट्री है ये समझ में आएगी, क्योंकि यूकेलिप्टस के पेड़ यहाँ पेड़ लगाने के लिए, कागज़ बनाने के लिए किया गया था। आप देखेंगे 1987 में कितिक्को हिचिक्को, तो आप देखेंगे ये नाम याद रखें, और अर्थात जोड़ो और रोपो का नाम से एक आंदोलन शुरू हुआ। ये आंदोलन आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, ये आंदोलन पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है या मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप पूछा जा सकता है कि भारतीय लोकतंत्र में तोड़ो और रोपो नामक आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था। आप इसे भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में चर्चा कीजिए। ठीक, क्वेश्चन यहाँ से मेंस के संदर्भ में बनेगा। अहिंसक प्रतिरोधों का रास्ता अख्तियार किया गया, इसमें क्या हुआ था, अहिंसक मतलब गांधी जी को फॉलो किया गया और लोगों ने यूकेलिप्टस के पेड़ तोड़े और कई जगह आप देखेंगे क्या हुआ, वैसे पेड़ों से बिछड़े लगाए गए जहाँ जनता के लिए फायदेमंद, ठीक है, वैसे पेड़ों के बिछड़े लगा दिए गए जो लोगों के लिए फायदेमंद थे। एक कुछ लोगों के समूह के नाम दिए गए, अगर इनमें से किसी समूह में होते तो आप अपना पक्ष समर्थन में दलील देते क्या। ये क्वेश्चन आपसे इसे जानने के लिए कि ये चीज़ें थीं। स्थानीय किसान, पर्यावरण कार्यकर्ता, उपयुक्त कंपनी में काम करने वाले अधिकारी और कागज़ का उपभोक्ता।
तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं एक लोकतंत्र का हिस्सा था, जिसे एक रोपो तोड़ो और रोपो, मतलब उन्होंने पेड़ों को तोड़ भी दिया और नए पेड़ों को लगाया भी। तो पेड़ लगाया, यूकेलिप्टस का पेड़ तोड़ दिया और बिचड़े नामक एक जो जनता के फायदेमंद के लिए था, वहाँ की क्लाइमेट में एक बिचड़े नामक पेड़ लगाया गया था। तो आज ही आप नेट पे देखें कि बिचड़े पेड़ कौन सा होता है, कि ये कौन सा ट्री है, आप इसको जान सकते हैं। तो हम अब बात करेंगे लाम मंदी और संगठन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इंदिरा सिविल सर्विसेज के तहत आपको लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।